बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ। हर आने वाली न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेटेड नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। तो चलते हैं आज की कहानी के बकिया हिस्से की तरफ। भाभी अपने भाई के घर गई हुई हैं, मैंने जवाब दिया। हाँ, इनके भतीजे की शादी होने वाली है, इसी सिलसिले में वो अपने भाई के घर गई होंगी, लैला ने जवाब दिया। मैं लैला को बाय कहते हुए घर से बाहर निकला और ज़रा सी देर में अपनी जीप में बैठा अशरफ के घर की जानिब रवाना हो गया। रात के 3 बजे कायरा की सड़कें सुनसान हो रही थी। कोई इक्का दुक्का गाड़ी रोड पर रवां दवा थी, लिहाजा मैं निहायत तेज़ रफ्तारी से जीप ड्राइव करता हुआ अशरफ के घर के सामने पहुंचा। अशरफ के घर के सामने पहुंचकर मैंने जीप बंद की और जीप से नीचे उतरा और अशरफ के घर के दरवाजे की जानिब बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने इतलाई घंटी बजाई और साथ ही अशरफ के घर के करीब खड़े दरख्त के शाखों की जानिब देखा तो मैं खौफज़दा हो गया। सलियान के घर के सामने लगे दरख्त पर बैठी हुई चमगादड़ इस वक्त अशरफ के घर के सामने लगे दरख्त की एक ऊंची टहनी पर बैठी अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से मुझे घूर रही थी। मैंने चमगादड़ की खून टपकाती निगाहों से बचने के लिए अपनी आंखें नीचे कर लीं। इसी वक्त दरवाज़ा खुला और अशरफ दरवाजे में नज़र आया। इसने जल्दी से मेरा बाजू पकड़ा और मुझे घर के अंदर लेकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर पहुंचकर मैंने अशरफ की जानिब देखा तो मैं धक से रह गया। 6 घंटे पहले मैंने अशरफ को अच्छा खासा इसके घर ड्रॉप किया था, मगर इस वक्त जो अशरफ मेरे सामने खड़ा था वो बरसों का बीमार मालूम हो रहा था। इसका चेहरा स्याह पड़ गया था, इसकी आंखें अपने हलकों से बाहर निकली हुई मालूम होती थी और इसके चेहरे पर खौफ के आसार नुमाया थे। अशरफ ने मुझे बाजू से सख्ती से पकड़ रखा था। वो अफरियत, वो भूत मुझे भी मारने मेरे घर आ गया है। अशरफ के मुंह से टूटे फूटे अल्फाज बरामद हुए। वो खौफ से लरज़ रहा था। मैंने अशरफ को तसल्ली दी और उसे आराम से सोफ़े पर बिठाया और सामने रखे डाइनिंग टेबल से गिलास उठाकर पानी भरा और अशरफ को दिया। अशरफ ने एक ही सांस में पानी का गिलास खाली कर दिया। कैस कैस प्लीज़ मुझे इस अफरियत से बचा लो, वो मुझे सलियान की तरह मारना चाहती है। पानी पीकर अशरफ के हवास बहाल हुए तो वो मुझसे बोला, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो शैतान अफरियत तुम्हारे घर में मौजूद है? मैं अशरफ से पूछा। तुमने जब मुझे मेरे घर छोड़ा तो मैं फ़्रेश होकर सोने के लिए लेट गया। अशरफ की बीवी का नाम हबीबा था। हबीबा अपने भाई के घर गई हुई है, इसलिए घर में मेरे अलावा कोई नहीं था, लिहाजा मैं एक गिलास दूध पीकर सोने के लिए लेट गया। अभी मुझे लेटे हुए कुछ देर ही हुई थी कि एक तेज़ चीख-नुमा आवाज़ से मेरी आँख खुली। वो चीख-नुमा आवाज़ इतनी करख्त और भयानक थी कि एक लम्हे को मैं लरज़ उठा। आवाज़ मेरे घर के बाहर से आई थी, लिहाजा मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो मुझे वो मनहूस चमगादड़ नज़र आई जो सलियान के घर के बाहर दरख्त पर उल्टी लटकी हुई थी। वही चमगादड़ मेरे घर के बाहर भी बैठी हुई और मेरे घर को घूर रही थी। मैं घबराकर घर में वापस आ गया और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, मगर वो चमगादड़ मुसलसल चीखती रही। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे अलावा मेरे घर में कोई और है, कोई और मौजूद है। अशरफ ने पूरी बात कहते कहते आखिर में खौफज़दा सा हो गया। तुम्हें कैसे महसूस हुआ कि तुम्हारे अलावा भी घर में कोई मौजूद है? मैंने सवाल किया। मुझे लाल रंग की कोई शय नज़र आई तो जो घर में इधर उधर फिर रही है, मगर इस चीज़ की रफ्तार इतनी तेज़ है कि मैं ये नहीं देख पाया कि वो क्या चीज़ है। अशरफ ने जवाब दिया तो मैं सोच में पड़ गया। फिर मैं सोफ़े से उठकर कमरे में टहलने लग गया। मैं सोच रहा था कि अचानक मेरी नज़र कमरे के कोने में पड़ी जहाँ खून की एक लकीर नज़र आई। अशरफ, तुम्हें चोट लगी है क्या? मैंने अशरफ से पूछा। नहीं, क्यों? अशरफ ने जवाब देने के बाद सवाल किया। वो देखो, कोने में खून पड़ा है। मैंने अशरफ को कमरे के कोने की जानिब इशारा करते हुए कहा जहाँ खून की एक बारीक लकीर नज़र आ रही थी। नहीं, ये मेरा खून नहीं है। अशरफ अपने हाथ पैरों को देखता हुआ बोला। कहीं भाभी को चोट तो नहीं लगी? मैंने पूछा। हबीबा 1 हफ्ते से अपने भाई के घर गई हुई है और इसी दौरान मासी वगैरह भी काम पर नहीं आई। मेरे अलावा पूरे हफ्ते से घर में कोई और नहीं रह रहा। अशरफ ने तफसील बताई और वो खून देखकर हैरान हो रहा था। मैं खून के पास पहुंची और अपनी उंगली पर खून पर रखी तो वो बिल्कुल ताज़ा खून था। ये तो बिल्कुल ताज़ा खून है। मैं अपनी उंगली पर लगे खून को अंगूठे से मसलते हुए बोला। तुम्हारे पास खून महफूज रखने वाली शीशी है? कुछ देर बाद मैंने अशरफ से पूछा तो अशरफ ने साइड टेबल पर रखी मेज़ की दराज खोली
और इसमें से एक छोटी सी शीशी निकाल कर मुझे दे दी। मैंने शीशी का ढक्कन खोला और इस ढक्कन की मदद से फर्श पर पड़ा हुआ खून उठाया और इस खून को शीशी में महफूज करके शीशी को ढक्कन लगाकर मजबूती से बंद कर दिया और शीशी को जेब में रख दिया। खून की शीशी जेब में रखकर जैसे ही मैं अशरफ की जानिब मुड़ा, अशरफ को देखकर मैं धक से रह गया। अशरफ का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ रहा था और वो टिकटिकी बांधे कमरे के एक कोने की तरफ देख रहा था। इसकी आंखों की पुतलियां ऊपर को चढ़ रही थी और वो शदीद खौफज़दा नज़र आ रहा था। अशरफ, अशरफ क्या हुआ? मैंने अशरफ से पूछा। वो शैतान आ गया है, वो शैतान। अशरफ के मुंह से बेतरतीब जुमले निकल रहे थे। कौन? मैंने हैरत से पूछा, मगर इससे पहले कि अशरफ मुझे कोई जवाब देता, ऐसा लगा जैसे कमरे में ज़लज़ला आ गया हो। एक सुर्ख रंग की शय अशरफ के गिर्द चक्कर लगाने लगी। वो शय इतनी तेज़ी से अशरफ के गिर्द घूम रही थी कि इस पर नज़र नहीं ठहर रही थी। इस शय के इतनी तेज़ी से घूमने की वजह से कमरे में रखी चीज़ें उड़ उड़ कर ज़ोरदार आवाज़ के साथ फर्श पर गिर रही थी। मैं कमरे में उड़ती चीज़ों से बचने के लिए दीवार के साथ फर्श पर बैठ गया और अपना सर अपने दोनों टांगों और हाथों के दरमियान दबा लिया ताकि कमरे में उड़ती चीज़ों की ज़रब से बच सकूं। अशरफ की दर्दनाक चीखें कमरे में गूंज रही थी, मगर मैं बेबस था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद वो सुर्ख शय अशरफ के गिर्द घूमती रही, मगर अचानक कमरे में सकूत तारी हो गया और सुर्ख शय अब कमरे में नज़र नहीं आई। अशरफ कमरे के फर्श पर बेसूध पड़ा था। मैं जल्दी से अपनी जगह से उठा और अशरफ के पास पहुंचा। अशरफ औंधे मुंह पड़ा था। मैंने इसे सीधा किया तो मैं लरज़ उठा। अशरफ का चेहरा बहुत बेहानक हो गया था। इसका चेहरा स्याह कोयले जैसे हो गया था और इसकी ज़बान इसके मुंह से बाहर निकली हुई थी और इसकी आंखें गायब थी। इसकी आंखों की जगह दो खाली सुराख थे जिससे खून बहकर बाहर निकल रहा था। अशरफ अच्छा खासा सेहतमंद आदमी था, मगर इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वो तबदीक का मरीज़ हो। मैंने अशरफ की नब्ज़ टटोली और झुककर इसके दिल की धड़कन सुननी चाहिए, मगर मुझे मायूसी हुई। मेरी आंखों में बेबसी के आंसू आ गए और मेरा असिस्टेंट मेरे सामने मौत से हमकिनार हो गया था, मगर मैं कुछ नहीं कर सका था। मैंने अपने आंसू पोंछे और अपना मोबाइल निकालकर पुलिस अस्पताल को फ़ोन करने लगा। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस का अमला भी अशरफ की लाश को देखकर खौफज़दा हो गया। जैसे ही एम्बुलेंस अशरफ की लाश को लेकर अस्पताल रवाना हुई, मैं भी एम्बुलेंस के पीछे अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल पहुंचते ही अशरफ की लाश को डॉक्टर सलमान ने चेक किया। डॉक्टर सलमान, अशरफ की मौत की क्या वजह हो सकती है? जब डॉक्टर सलमान ने अशरफ की लाश को चेक कर लिया तो मैंने पूछा, अभी मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। 1-2 घंटे में अशरफ का पोस्टमार्टम हो जाए, फिर मैं कुछ सही नतीजे पर पहुंचूंगा, डॉक्टर सलमान ने जवाब दिया और जल्दी से पोस्टमार्टम रूम में चले गए जहां पहले ही अशरफ की लाश को ले जाया गया था। डॉक्टर सलमान की बात सुनकर मैं अस्पताल के बेंच पर बैठ गया और फिर मैंने मोबाइल निकालकर अशरफ की बीवी हबीबा को फ़ोन करके अशरफ की मौत के बारे में बताया तो हबीबा भाभी और इनका भाई फ़ौरन ही अस्पताल पहुंच गए। हबीबा भाभी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मैंने इन्हें तसल्ली दी कि अभी तक मैंने इन्हें नहीं बताया था कि अशरफ की मौत किस तरह वाक़या हुई और मौत के बाद इसका क्या हाल हुआ। 2 घंटे बाद डॉक्टर सलमान पोस्टमार्टम रूम से बाहर निकला तो मैं लपक कर इनके पास पहुंचा। मुझे देखकर डॉक्टर सलमान ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे पोस्टमार्टम रूम के अंदर लेकर गए। कमरे में अंदर पहुंचकर मैंने देखा कि सामने बेड पर अशरफ की लाश रखी हुई थी जिस पर एक सफ़ेद चादर पड़ी थी। डॉक्टर सलमान, अशरफ की मौत कैसे वाक़या हुई? मैंने डॉक्टर सलमान से अपना पुराना सवाल दोहराया। ये मेरी ज़िंदगी का हैरत अंगेज़ तरीन केस है। डॉक्टर सलमान ने तहमीद बांधी। क्या मतलब? अशरफ के जिस्म के अंदर कुछ भी नहीं है। डॉक्टर सलमान बोले। क्या? जिस्म में कुछ भी नहीं है? मैं समझा नहीं। मैं डॉक्टर सलमान की बात सुनकर ना समझी। मैं बोला, अशरफ के जिस्म के तमाम अज़ा गायब हैं। डॉक्टर सलमान अपना माथा रगड़ते हुए बोले। कमरे में एसी चल रहा था, इसके बावजूद डॉक्टर सलमान के माथे पर पसीना चमक रहा था। अज़ा गायब है? क्या मतलब? मैं अभी तक डॉक्टर सलमान की बात नहीं समझ सका था। ऐसा लगता है जैसे अशरफ के जिस्म से इसके अज़ा किसी ने चुरा लिए हैं। डॉक्टर सलमान बोला, कौन से अज़ा? क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरी समझ में नहीं आ रहा। अशरफ के जिस्म में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ढांचा है और ढांचे के ऊपर चढ़ा गोश्त और खाल, बस। बाकी इसका दिल, फेफड़े, गुर्दा, दिमाग, आंखें इसके जिस्म से अंदर से बिल्कुल खोखला है। कुछ भी नहीं है इसके जिस्म के अंदर। डॉक्टर सलमान के मुँह से बेतरतीब अल्फाज निकले। वो खुद इंतहाई खौफज़दा नज़र आ रहे थे। ओह मेरे खुदा! डॉक्टर सलमान की बात सुनकर मेरे हवास मुअत्तल हो गए।
अगर दीवार का सहारा ना लेता तो शायद डॉक्टर सलमान की बात सुनकर कमरे के फर्श पर गिर पड़ता। मेरी पूरी मेडिकल की ज़िंदगी में ये पहला केस है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अशरफ के जिस्म के अंदर से इसके अज़ा निकाल लिए हों, मगर किस तरह? अशरफ के जिस्म पर किसी किस्म का कोई निशान नहीं। क्या अशरफ बग़ैर जिस्मानी अज़ा के ज़िंदा था? डॉक्टर सलमान बड़बड़ाने के अंदाज में बोले। ये तीसरा वाक़या है इस तरह का। मैंने डॉक्टर सलमान की बात मुकम्मल होने के बाद कहा। क्या तीसरा वाक़या? इससे पहले भी किसी के अज़ा चुरा लिए गए हैं? मेरी बात सुनकर डॉक्टर सलमान बोले तो मैंने रजायन और सलियान के बारे में इन्हें बताया कि किस तरह रजायन की सांसें चुराई गई हैं और सलियान के जिस्म का खून भी कोई अफरियत चुरा कर ले गया। ओह मेरे खुदाया! इसका मतलब है कि इस वक्त कायरा में कोई अफरियत है जो लोगों के जिस्म से के अंदर से इनके अज़ा चुरा रहा है। डॉक्टर सलमान मेरी बात सुनकर बोले तो मैंने इकरार में सर हिलाया। लेकिन वो अफरियत लोगों के अज़ा क्यों चुरा रहा है? कुछ देर बाद डॉक्टर सलमान सोचते हुए बोले, रजायन की सांसें, सलियान का खून और अशरफ के जिस्म के अज़ा। कहीं वो अफरियत अपना जिस्म तो मुकम्मल नहीं कर रहा? मैं सोचते हुए बड़बड़ाया। यकीनन तुम्हारी बात दुरुस्त है। डॉक्टर सलमान मेरी बात सुनकर बोले, इसका मतलब है कि अब वो किसी और शख्स का गोश्त और खाल चुराने की कोशिश करेगा ताकि अपना जिस्म मुकम्मल कर सके। मैं सोचते हुए बोला, यकीनन मुझे रजायन, सलियान और अशरफ में कदर मुश्तरक ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो अफरियत हर शख्स के पीछे नहीं है बल्कि चंद मखसूस लोगों के अज़ा चुरा रहा है। मैं मुसलसल सोच रहा था। तुम अब सही खतूत पर काम कर रहे हो, डॉक्टर सलमान बोले। डॉक्टर सलमान, अशरफ के अज़ा गायब होने वाली बात मीडिया को ना मालूम हो, वरना पूरे कायरा में खौफ और राज फैल जाएगा। मैंने डॉक्टर सलमान से कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अशरफ की मौत की वजह दिल का शदीद दौरा लिख दूंगा। डॉक्टर सलमान ने जवाब दिया तो मैंने इनका शुक्रिया अदा किया और फिर मैं इनसे हाथ मिलाकर अस्पताल से बाहर निकला। सुबह हो चली थी। सूरज ने मशरिक से अपना मुंह निकाल कर चारों तरफ रोशनी बिखेरी थी। मैं अपनी जीप में बैठा और घर की जानिब रवाना हुआ। जब मैं घर पहुंचा तो लैला उठ चुकी थी। मैंने इसे अशरफ की मौत के बारे में बताया तो इससे बहुत अफसोस हुआ। फिर मैंने इसे सलियान के घर पेश आने वाले अनहोने वाक़यात के बारे में बताया, जिसमें लैला ने ख़ासी दिलचस्पी ली। और फिर जब मैंने इसे रजायन की मौत, सलियान की मौत और अशरफ की मौत के हकीकी असबाब बताए तो वो बेहद संजीदा हो गई और कुछ सोचने लगी। क्या सोच रही हो? मैंने लैला को संजीदा देख कर कहा। तुम फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी, लैला ने कहा। तो मैं लैला को गहरी नज़रों से देखता हुआ बेडरूम की जानिब बढ़ गया। गरम गरम शावर लेकर जब मेरी रात की थकन काफ़ी हद तक कम हो गई, अब मुझे चाय की शदीद तलब महसूस हो रही थी। मैं फ़्रेश होकर बेडरूम से बाहर निकला और डाइनिंग टेबल पर पहुंचा तो लैला ने बाप उड़ाती गर्मा गर्म चाय मेरे सामने रख दी। थैंक यू लैला। इस वक्त मुझे चाय की शदीद तलब महसूस हो रही थी। मैंने लैला से कहा, जानती हूँ, इसीलिए मैंने आपके मतलब की स्ट्रॉन्ग चाय बनाई है। लैला बोली तो मैंने एक बार फिर लैला का शुक्रिया अदा किया और चाय का कप उठाकर मुँह से लगा लिया। चाय वाकई बहुत अच्छी थी। मेरी बकाया थकन भी रफू चक्कर हो गई। ये देखो, तुम्हें सलियान अशरफ भाई के घर के सामने ये चमगादड़ नज़र आई थी। लैला ने एक किताब मेरे जानिब बढ़ाते हुए कहा तो मैंने लैला के हाथ से किताब ली और इस सफ़े पर नज़र दौड़ाने लगा जो लैला ने किताब देते वक्त मोड़ रखा था। हाँ हाँ हाँ, यही चमगादड़ थी। मैंने किताब पर नज़र दौड़ाते हुए बोल उठा। ओ खुदाया, तो इसका मतलब है वो दोबारा इस दुनिया में आ गया है। लैला मेरी बात सुनकर बड़बड़ाई। कौन कौन दोबारा आ गया है? मैं लैला की बात सुनकर हैरान रह गया। अमातुनूस, उर्फ़ आम में इसे अज़ाज़ील कहते हैं। लैला बोली, अमातुनूस, अज़ाज़ील, ये क्या बला है? मैं लैला की बात सुनकर हैरान हो रहा था। ये वाकई एक खौफनाक बला है, शैतानों का शैतान अज़ाज़ील, लैला बड़बड़ाई। मुझे पूरी बात बताओ लैला। मैं पूरी तरह लैला की जानिब मुतवज्जो था। कहीं सदियाँ पहले मिस्र के जनूब में एक शख्स रहता था जिसका नाम अमातुनूस था। यह शख्स शैतानों का पैरोकार था। इसने अपनी मेहनत और रियाजत से शैतान को खुश करके काफ़ी ताकत हासिल कर ली थी। फिर अमातुनूस ने अपने चीलों के साथ इस वक्त के बादशाह को शिकस्त देकर हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया और अज़ाज़ील का लक़ब इख्तियार करते हुए खुद बादशाह बन गया। अमातुनूस या अज़ाज़ील अपने वक्त का बहुत ज़ालिम जादूगर था। इसने लाखों इंसानों को मौत के घाट उतार दिया था।
अम्मा तूनूस को जिस शख्स की शक्ल पसंद नहीं आती थी वो इस शख्स के चेहरे को तेज़ाब से जलाकर इसका चेहरा अपनी मर्ज़ी का बनाने की कोशिश करता। अज़ाज़ील मौत पर फ़तह हासिल करना चाहता था, लिहाजा वो दिन रात इसी कोशिश में लगा रहता था कि किसी तरह शैतान को खुश करके इसे अमर ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बता दे ताकि वो मौत पर फ़तह पाकर अमर हो जाए। लैला इतना कहकर खामोश हो गई। खासी डरावनी कहानी है, मैं झुरझुरी लेते हुए बोला। ये कहानी नहीं है, लैला बोली। अज़ाज़ील हकीकत था। इसने नहायत ज़ालिमाना तरीके से मिस्र के जनूबी हिस्से पर हुकूमत की थी और इसके दौरे हुकूमत में लाखों मिस्री बेमौत मारे गए। अम्मा तुन्नूस, ये अज़ाज़ील मरा कैसे था? मैंने लैला से पूछा। अज़ाज़ील के वक्त ही में मशरिक़ की जानिब एक रहम दिल खुदा तरस बादशाह राअसीस की हुकूमत थी। खुदा ने राअसीस को ख़ास ताकतों से नवाजा था। इसका दौर हुकूमत खुशहाल और मुसरतों का दौर था। शैतान ने अज़ाज़ील को बताया कि राअसीस की ताकत इसके बालों में है, लिहाजा अज़ाज़ील अगर किसी तरह राअसीस के बाल हासिल कर ले तो वो अपने मकसद में कामयाब हो सकता है, यानी मौत को शिकस्त देकर अबदी ज़िंदगी हासिल कर सकता है। लिहाजा अज़ाज़ील राअसीस के बाल हासिल करने की साजिश करने लगा। लैला यहाँ तक बोलकर खामोश हो गई। अज़ाज़ील राअसीस के बाल हासिल कर सका? मुझे भी लैला की कहानी में दिलचस्पी महसूस होने लगी थी। हाँ, अज़ाज़ील ने राअसीस को दोस्ती का झांसा देकर अपने महल में आने की दावत दी, जिसे राअसीस ने कबूल कर लिया और वहाँ पर धोखे से आ गया और सोते हुए राअसीस के बाल हासिल कर लिए और उसने राअसीस को अपने महल में आने की दावत दी, जिसे राअसीस ने कबूल कर लिया और वहाँ पर धोखे से अज़ाज़ील ने सोते हुए राअसीस के बाल हासिल कर लिए। लैला बोली। फिर तो अज़ाज़ील ने मौत पर फ़तह हासिल कर ली होगी। मैं दिलचस्पी से बोला। नहीं, लैला ने मेरी बात का जवाब दिया, क्योंकि जब अज़ाज़ील ने राअसीस के बाल हासिल कर लिए तो फिर वो मौत को शिकस्त क्यों नहीं दे सका? मैंने हैरत से पूछा। जैसे ही अज़ाज़ील ने राअसीस के बाल काटे, राअसीस की आँख खुल गई और वो अज़ाज़ील का मकसद जान गया। लिहाजा राअसीस और इसके जानिसार साथियों ने अज़ाज़ील और इसके साथियों पर हमला कर दिया। इस हमले में अज़ाज़ील के काफ़ी साथी ख़त्म हो गए, मगर अज़ाज़ील अपने ख़ास चंद चीलों के साथ महल से फ़रार हो गया और राअसीस और इसके साथी अज़ाज़ील के ताक़ुब में दौड़े और काफ़ी दूर जाकर इन्होंने अज़ाज़ील और इसके साथियों को नरगे में ले लिया। जब अज़ाज़ील ने देखा कि इसकी मौत करीब है तो लैला किताब पढ़ते पढ़ते रुक गई। मौत करीब देखकर अज़ाज़ील ने क्या किया? मेरी दिलचस्पी इस कहानी में बढ़ती जा रही थी। अज़ाज़ील ने मौत को करीब देखकर अपने आप को अल्दाहू कर लिया। लैला बोली। अल्दाहू? ये क्या है? मैं एक अनजान लफ्ज़ सुनकर हैरान हो गया। अल्दाहू का मतलब है टुकड़े करना। लैला ने मेरी बात का जवाब दिया। टुकड़े करना मतलब? मैं लैला की बात समझ नहीं सका। अज़ाज़ील ने अपनी मौत को करीब देखकर अपने आप को अल्दाहू कर लिया।